हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में जो हम चैप्टर हमारा जो चल रहा है संविधान का राजनीतिक दर्शन, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमने देखा था कि संविधान को हमने लोकतांत्रिक बदलाव का साधन किस प्रकार माना, यहाँ तक हम देख चुके थे। इसके बाद आज हम देखते हैं कि संविधान की ओर मुड़कर क्यों देखें। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपने रोज के जो कानून व्यवस्था है उसको चलाने के लिए, देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की तरफ क्यों देखें, मुड़ करके पीछे क्यों मुड़े और अपने अतीत से बंध कर क्यों रखें अपने आप को। हम इतिहास को क्यों पढ़ें, ये हमारे सामने विचार है। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहास की बात ठीक हो सकती है। क्यों कि कानून और राजनीतिक विचार, वह पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है। यानी कि ये हमें कहाँ पता चलेगा। आज हम पता है कि हमारा इतिहास जो है, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारे जब 1851 में या 52-53 में जब रेल की पटरियां बिछ रही थी, 1853 में जब हमारे रेल की पटरियां बिछाई गई, उस समय क्या हुआ था कि खुदाई की गई थी और खुदाई करने के दौरान कुछ ऐसे अवशेष वहां से मिले, ईंटें मिली, बहुत सारे अवशेष मिले थे। तो उसके बाद से हमें पता चला कि हमारा भी कोई इतिहास रह चुका है। इससे पहले हमें ध्यान नहीं था कि हमारा इतिहास है और इसके आधार पर बार बार खोज होती रही। फिर उसके बाद लगातार खुदाई की गई और खुदाई के बाद हमें पता चला कि हमारी जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की मैं बात कर रही हूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की बहुत प्राचीन सभ्यता है। ये हमने वहां से पता किया। इसके बाद हमें पता चला कि हमारा भी इतिहास है और इतिहास में हमने क्या क्या कमियां की और क्या अच्छा किया। इनसे हमें आज वर्तमान को अगर जोड़ते हैं तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो इतिहास में हम गलती कर चुके वो हमें आगे नहीं करनी है। हम देखते हैं कि राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है। यह हमने इतिहास की बताया आपको कि हम इतिहास को मिट करके देखें क्यों, और उसके बाद जब हमारा संविधान बना और उसको मिटकर क्यों देखें। तो राजनीति के विद्यार्थी के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो संविधान के निर्माता थे उनकी मंशा क्या थी, उनका संविधान को बनाने का रीजन क्या था। क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों को गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। यानी कि जब तक हम संविधान को नहीं देखेंगे मुड़ करके, या उसमें जो लिखा हुआ है उसके प्रावधान को नहीं देखेंगे, क्योंकि संविधान जब बना उससे पहले हमने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुके थे जिनको हमने दोहराना ठीक नहीं समझा और उनको सुधारते हुए हमने अपने संविधान को लिपिबद्ध किया। अमेरिका का उदाहरण लेते हैं हम। अमेरिका क्या कर रहा है, वहां का संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध समझते हैं, 18वीं सदी के अंत में लिखा गया। उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी के करना बेतुकी कहा जाएगा, क्योंकि कहाँ 18वीं सदी और कहाँ अब कौन सी 21वीं सदी। अब 21वीं सदी चल रही है। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है, हमारे यहाँ की स्थिति अलग कैसे है। यह संविधान निर्माताओं के लिए के समय की स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। हमने ज्यादा अपने आप में बदलाव नहीं किया। मूल्यों, आदर्शों, अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। यानी कि हम हमारे संविधान से आज भी बंधे हुए हैं। हमारा संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। हमें पता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको ध्यान था कि भविष्य में हमें किन किन समस्याओं का या किन किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने लगभग प्रावधान उसमें लिख दिया। तो इसलिए हमें लगा कि हमें संविधान का इतिहास हमारे लिए वर्तमान की स्थिति में हमारे कॉम्बिनेशन बनता हुआ उसका चला जा रहा है। हम इसमें देखेंगे कि अध्याय 2 और 7 में दिए गए संविधान सभा के बहस के उदाहरणों से फिर हम ये जो हमारे चैप्टर कट गए हैं हम इसको बाद में देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बदलाव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया और हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई। भले ही यह बात पहले हमारे व्यवहार बदलाव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो, जब तक सब ठीक ठाक
चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। यानी कि हमें हमारा जो कानून व्यवस्था है अगर सुचारू रूप से चलती है तो अगर हमने पहले इतिहास में कोई गलती की है तो उसको भूले रहना ही ठीक रहता है, लेकिन अगर वो हमारे सामने गलती दोबारा होती है तो हमें उसमें सुधार करना जरूरी होगा। लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले या खतरा मंडराए या उपेक्षा हो उसकी, तब इन अपनी पकड़ बनाई रखना जरूरी है। ऐसे में इन व्यवहार बदलावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। यानी कि हमें पता है कि हमारा संविधान कितने लंबे समय में बना था। सबको ध्यान है ना कितने समय लगा था हमारे संविधान को बनने में? 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन। सबको ध्यान है इतना समय लगा। अब हम कहेंगे इतना समय क्यों लगा संविधान को बनने में? क्योंकि हमारे संविधान के हर पॉइंट के, हर कानून के लिए, हर अनुच्छेद के लिए बहुत दिनों तक बहस हुई थी। और वो बहस ऐसे नहीं कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया या हम एग्री नहीं है, सब एग्री थे, लेकिन उसमें अच्छे से अच्छा करना सब चाहते थे हमारे संविधान निर्माता। इसलिए बहस होती थी और उसमें से जो सही बात निकल कर आती थी उसको उसमें हमने नोट किया गया। इस क्रम में हमें पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े। यानी कि हमने देखा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि जो औपनिवेशिक सरकार में यानी कि अंग्रेजों की गुलामी में जो हमने सहा है वो आगे की सरकार यानी कि स्वतंत्र भारत की सरकारें ऐसा ना करे और आम जनता को दबाए ना। इसलिए उन्होंने इन सब मुद्दों पर बहस की और हमें उसको पीछे मुड़कर देखना जरूरी हो जाता है। इसलिए अपने संविधान के मूल निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उसे टटोलना हमारे लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। अगर हम हमारे संविधान को बार बार नहीं टटोलेंगे, नहीं देखेंगे, तो जो वर्तमान में हम उसका कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान बना है उसको हमने किस तरीके से बनाया, कैसे बनाया और किन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनाया और वर्तमान में उनका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये हमें दिखाता है राजनीतिक दर्शन में। अब देखते हैं हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। अब हमने राजनीतिक दर्शन का तो हमने देख ही लिया था दृष्टि, तो ये हमारे जो संविधान है उसका राजनीतिक दृष्टि क्या है? समझ में आ गया कि राजनीतिक तौर से संविधान क्या हमें सलाह देता है। हमारे संविधान किसी एक शीर्षक में अटने के से इनकार करता है। यानी हमारा संविधान ये नहीं कहता कि मैं एक विचारधारा से हूँ। यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के प्रतिबद्ध संविधान है। यानी हमारे समझ में आया जो हमारा संविधान है कैसा है? ये एक विचारधारा से संबंधित नहीं है, ना तो ये उदारवादी है, ना ये लोकतांत्रिक, ना धर्मनिरपेक्ष, ये सब विचारों का पक्षधर है। यानी कि हमारा जो संविधान बना है उसमें हमने उदारवाद को भी लिया, लोकतंत्र को भी लिया, धर्मनिरपेक्षता को भी हमने माना। धर्मनिरपेक्षता समझ गए ना क्या है? धर्मनिरपेक्षता भी राज्य ने किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दे रखा। राज्य के लिए सभी धर्म क्या है? इक्वल है, उसके लिए कोई भी प्रॉपर धर्म नहीं है। इसलिए हमारे जो राष्ट्र की है तो धर्मनिरपेक्षता नीति है। हमने क्यों अपनाया? क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उन सब में आपस में बनाकर रखना जरूरी है। और ये किसका कार्य? राज्य का कार्य है। संघवाद समझते हैं ना कि जो भारत है बहुत सारे राज्यों का एक संगठन है। हमारे देश में कितने राज्य हैं पता है? 28 राज्य है ना। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। तो इन सब के मिलकर के क्या बन रहा है? एक संघ। हम इसको पूर्ण संघ भी नहीं कह सकते हमारे भारतीय संघवाद को, क्योंकि संघ का मतलब होता है कि जो राज्य होते हैं पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, सिर्फ उनका विदेशी कार्य या उनका संगठन आपस में जोड़ से उनके सलाह से होता है। परंतु भारत में जो राज्य हैं वो भारत में एक केंद्र से जुड़े हुए हैं, परंतु उनको पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। हमारे किसी भी राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। माना वो अपने अंदर स्वतंत्र है, अपना शासन कर सकता है, लेकिन किसी विदेश से संबंध बना सकता है क्या?
नहीं बना सकता। इसलिए हमारा जो संघवाद है कैसा है? अर्ध संघवाद है। सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी। सामुदायिक जीवन यानी कि समुदाय जीवन मूल्य, हमारे जो समाज के जीवन के मूल्य हैं, जीवन जीने का तरीका है, उनको महत्व देना संविधान का कार्य हो गया। संविधान में लिखा हुआ है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार। हम जानते हैं कि धार्मिक और भाषा के आधार पर हमारे बहुत से जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक हैं, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक है। उनको ऐतिहासिक रूप से अधिकार देना यानी उनकी धर्म का, उनकी भाषा का क्या करना? संरक्षण करना। वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक। वंचित वर्ग किसको कहेंगे हम? जिन्होंने अब तक जो नहीं मिला, जिनको एक हे दृष्टि से देखा गया, जिनको एक समाज के बराबर नहीं समझा गया, उन वंचित वर्गों को क्या करना? उनकी हर जरूरत का पूरा करना और उनकी संवेदनात्मक स्थिति को समझना और उसमें सुधार करना तथा एक सर्वमान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के प्रतिबद्ध होना। हम जानते हैं सर्वमान्य राष्ट्रीय पहचान। सर्वमान्य राष्ट्र मतलब हमारा जो भारत है एक राष्ट्र है। राष्ट्र क्यों? राष्ट्र एक भावना होती है भाई, राष्ट्रवाद एक भावना होती है, अपने देश के प्रति लगाव और वो एक होना। जिसी प्रकार हमने देखा ना कि भारत में क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, न कि हम किसी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र इनके नागरिक हैं। प्रॉपर किसके नागरिक हैं? हम भारत के नागरिक हैं। संक्षेप में अगर हम कहें कि संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। यानी हमारे संविधान में क्या दिया है? समानता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, लोकतंत्र की बात कही गई है, सामाजिक न्याय है और हर तरीके से राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्ध है। यानी कि एकता और अखंडता की बात तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और भी है कि संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन में पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। यानी भारत के संविधान को जो है उसको इस तरीके से काम में ले जाए ताकि वो शांतिपूर्ण रह सके और लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा व्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में हमने प्रस्तावना देखी थी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये हमने हमारी प्रस्तावना के फर्स्ट पेज में ही पढ़ लिया। यानी हमारी जो संविधान की किताब है उसके पहले पेज पे ही हमने संविधान की प्रस्तावना दे रखी है और उसमें स्वतंत्रता, समानता इन सब की बातें की गई है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? हम जानते हैं कि हर व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन वो स्वतंत्रता कैसी है? सकारात्मक। स्वतंत्रता भी हमने देखी दो प्रकार की होती है। कैसे कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब खुली स्वतंत्रता कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई बैन ना हो, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब कानूनों में बंधी हुई स्वतंत्रता। क्योंकि एक व्यक्ति के अगर अधिकार है तो दूसरे का वो क्या बन जाता है? कर्तव्य। और उसका कर्तव्य है तो उसका क्या बन जाएगा? वो अधिकार बन जाएगा। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों किससे जुड़े हुए हैं आपस में। अब देखते हैं कि इस व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हमारे संविधान में क्या ऐसा उल्लेख किया गया है। संविधान के बारे में गौर करने वाली बात यह है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पहले ही बता दिया कि संविधान की प्रस्तावना में ही फर्स्ट में हमें स्वतंत्रता की बात बता दिया गया है। सब ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है और किसी भी हालत में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई। हमें पता है कि हमारी संविधान सभा जी थी, बहुत बड़ी थी और उसमें बैठ करके उन्होंने हर मुद्दे पर खूब विचार विमर्श किया है, तो उससे नहीं आई ये प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। हमें पता है कि हमने जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी शुरू की थी तब से लेकर के जब तक हम स्वतंत्र हुए और हमारा संविधान लिखा गया तब तक लगातार ये इस पर विचार किया गया कि हमें हमारी स्वतंत्रता किस प्रकार हर व्यक्ति को मिल सकती है। यानी कि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आने वाले समय में सरकार जो लोकतंत्रात्मक का शासन प्रणाली बना रखी है ये न होती, व्यक्ति की स्वतंत्रता फिर चली जाती, फिर कोई तानाशाह आता, फिर कोई राजा बनता और फिर वो व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। इसी को ध्यान में रखते संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता पर गौर किया। 19वीं सदी के शुरुआती समय में राम मोहन राय, हम जाते हैं राजा राम मोहन राय को जानते हैं ना, उन्होंने प्रेस की आजादी की काट छाट का विरोध किया। यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके लिए अंग्रेजों ने जो बैन लगा दिया था प्रेस पर, उसका इन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय को तो सब जानते हैं ना,
ब्रह्म समाज के संस्थापक, उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अंग्रेजी सरकार को प्रेस पर आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। हमें पता है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रेस जो था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि भारतीय जो प्रेस थे वो अंग्रेजों के खिलाफ बातें करते थे, यानी कि जो उनका शोषण होता था उसको दिखाते थे, और जब वो शोषण दिखाए थे तो आम जनता क्या होगी? जागरूक होगी। और ये किसको? अंग्रेजों को सूट नहीं था, क्योंकि उनको तो क्या करना था, यहाँ हम भारतीयों को दबा करके शासन करना था। इसलिए उन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगा दी। राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। हमें पता है कि हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। हम जानते हैं हमारे संविधान में ये है। इसलिए राजा राम मोहन राय ने कहा कि व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। और वो ऐसे साधन व्यक्ति को उपलब्ध कराए ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति जनता के सामने या सबके सामने रख सके। इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन काल के दौरान हमें पता है भारतीय प्रेस की आजादी मांग निरंतर उठाते रहे। हमें पता बोलने की भी आजादी नहीं थी। हमें आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का क्या अभिन्न अंग है। इस तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई ऐसा गुनाह अपराध कर देता है तो उसे ऑब्वियसली गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस के द्वारा, लेकिन पुलिस को भी 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होता है। यानी इसको ज्यादा टाइम जेल में नहीं रख सकते, उसको हाजिर करना पड़ता है, उसका जो जुर्म है वो बताना पड़ता है। ये सारी हमारी मनमानी गिरफ्तारी को रोकता है। हम रोल एक्ट जानते हैं। रोल एक्ट क्या था? सबसे पहले देखो, इसमें रोल एक्ट के माध्यम से भारत की जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई गई थी। उसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अंग्रेजों को कुछ अपने नियम उन्होंने बना लिए कि ये नियम भारतीय प्रेस वालों को स्वीकार करने पड़ेंगे। जो भी समाचार छापेंगे उसको पहले हमसे दिखाना पड़ेगा, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो इस समाचार को छाप सकेंगे। तो इस प्रकार रोल एक्ट के माध्यम से भारतीय प्रेस पर पूर्णतः से क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध क्या लिया? जमकर लोहा लिया। यानी इसके विरुद्ध क्या हुआ? विरोध हुआ जनता में। इसके अतिरिक्त वैयक्तिक स्वतंत्रता मसलन अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियादी प्रतिष्ठा है। यानी हमारे भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का मजबूत चरित्र है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम यानी कि हम इसमें तो हमारा मौलिक अधिकार वाला चैप्टर कट गया था, लेकिन आगे हम इसको पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हमें जो वर्तमान में कितने हैं? 6, पहले कितने थे? 7। उसमें देखना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारे उसमें दिए हुए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हम भारतीय संविधान की व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकारों के तहत हमारे समझ में आ गया। इस बात को भी हम याद करेंगे, संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। यानी कि सबसे पहले जो हम देखते हैं मोटे रूप से, हमारा जो राजनीतिक रूप से देखें तो सबसे बड़ा जो राजनीतिक पार्टी हमारी जो बनी थी, कौन सी? कांग्रेस पार्टी। और कब बने थे? 1885 में, हमें ध्यान है ना। तो कांग्रेस की जब वो पार्टी बनी तो उसके उसकी जो प्रत्येक क्या होती थी? मीटिंग, चर्चा होती थी ना हर साल में। तो उसमें प्रत्येक उसमें क्या रहती थी? प्रस्तावना, योजना और विधेयक में हर में किसकी बात रहती थी? स्वतंत्रता की। किसकी स्वतंत्रता? व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे यूं ही लिखने भर से नहीं लिखा जाता, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब भारतीय स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता, कहने का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान निर्माताओं की प्राथमिकता थी और इसी आधार पर उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया। इस आधार पर आगे का जो हम है बाद में कवर करेंगे सामाजिक न्याय को। आज इतना ही। इसमें अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है, समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।